उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखेंगे तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगेगी क्योंकि इसमें से ऐसी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो आपके पहले कार्ड से लेके आपकी नेशनैलिटी को जाके टच करेंगे और मैं इसके अंदर एक रियल वाक़या आपको पेश करूँगा कि जिन भाइयों ने एक भाई मेरे करीबी दोस्त उन्होंने उनके कुलीग ने जब नेशनैलिटी अप्लाई की तो उनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको फर्स्ट कार्ड का उसमें टच आया मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। दो चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। एक, आपकी कुछ भाइयों की यानी जिनकी फाइल्स कैंसल्ड हो रही हैं, और दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ भाइयों को जब पहली दफ़ा वो फिंगरप्रिंट्स पे जाते हैं तो उनको ये कह दिया जाता है कि जनाब हम आपको काम के ऊपर आके चेक करेंगे। मैं आपको पॉसिबल रीज़न बताऊंगा कि क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं कि आपको वो क्यों कुछ कुछ सिलेक्टिव बंदों को वो क्यों कहते हैं कि जनाब हम आपको काम के ऊपर आके चेक करेंगे। उसका रीज़न भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये पॉसिबल रीज़न है, वो बाकी ऑफिसर की अपनी मर्ज़ी है, वो आपसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। जो फाइल्स कैंसल्ड हो रही हैं, मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन पहले की बात है, मुझे एक सरदार भाई हैं उनसे रब्ता हुआ। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी फ़ाइल जो है वो कैंसल्ड हो गई है। तो मैंने जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन, मैं ज़्यादा डीप नहीं कहा कि क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने जनरल पूछा। मैंने कहा वो मतलब मुमकिन है कि आपने पासवर्ड किसी को दिया हो। तो वो कहते हैं कि मेरा पासवर्ड किसी के पास भी नहीं था स्वाय मेरे। अब उन्होंने फ़ाइल कैंसल्ड होने के बाद उन्होंने दोबारा से अपना इंतरादा कर दिया। तो आप ये ज़रा गौर करें कि जो 1.5-2 साल का एक अरसा था वो किस कदर तकलीफ़ दे होगा कि जब उनको दोबारा से उसी प्रोसेस के अंदर गुजरना पड़ेगा। यहाँ 1 महीने की जो तकलीफ़ है वो सब भाइयों को पता है, वो किस कदर बेचैनी से इंतज़ार किया जाता है। एक में ये मिसाल करता हूँ, आपका फिंगर दे के आ जाते हैं तो आपको कितनी बेचैनी होती है। जो 15-20 दिन या 30 दिन का एक टाइम होता है आपके कार्ड के आने का, तो उसके अंदर आप किस कदर बेचैनी से इंतज़ार करें। तो आप खुद सोचें कि एक जो भाई हैं वो 1.5 साल या समथिंग इतना टाइम अगर वेट करेंगे तो किस कदर तकलीफ़ है। अगर मैं इसको इंस्टेंटली देखूं, एक फौरी तौर पे बात को समझूं, तो मैं इसको बड़ी तकलीफ़ दे बात फील करता हूं क्योंकि यार इतना इंतज़ार करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, शायद उसको सुन के आपको लगेगा कि शायद लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें कुछ बेहतरी है। मेरे एक दोस्त हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड चले गए हैं नेशनैलिटी लेके। वो इंग्लैंड के अंदर अपना सारा फैमिली वगैरह सारी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। उनके को-वर्कर थे जो उनके साथ एक काम करते थे। जब नेशनैलिटी की बारी, दोनों की आगे पीछे की बारी थी। जो मेरे दोस्त हैं वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 8 से 9 माह उनको टोटल लगे, उनकी नेशनैलिटी का प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया। जो उनके आगे से कुलीग थे, जो उनके वर्कर थे, उन्होंने जब जमा करवाई तो आपको ये समझना चाहिए कि जब नेशनैलिटी आपकी जमा होती है तो जब चौथे पॉइंट पे चीज़ जाती है तो आपकी ईच एंड एवरीथिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। यानी जब आप पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए, अगर आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है और जो आपने फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो लिया, मिसाल के तौर पे जॉब आपने की, उसके अंदर जब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपकी वेरीफाई होती है फर्स्ट कार्ड से लेके एंड तक। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये वेरिफिकेशन आई, उनके जो कुलीग थे, तो इमिग्रेशन की तरफ से ये पूछा गया कि आपने फ़लाँ साल के अंदर फ़लाँ कंपनी के अंदर काम किया था, तो इसका थोड़ा सा हमें जस्टिफाई करें। उन्होंने कुछ ऐसी ना नॉर्मल सी डिक्लेरेशन बना के तो उन्होंने वो सेंड कर दी। आप बिलीव करते हैं क्या बना उन भाई के साथ? उनको इमिग्रेशन ने ये कहा कि जनाब जिस कंपनी के अंदर आपने काम किया था वो कंपनी इतनी देर पहले ख़त्म हो चुकी थी, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपने हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उस कंपनी के अंदर काम करके तो आपने इसका कार्ड ले लिया। तो बात मेरी अंडरस्टैंड करें कि जब आप इंतरादा करते हैं और खुदा न खास्ता आप इंतरादे के वक्त, हमें क्या होता है कि जल्दी से इंतरादा कर दें, और हो सकता है कुछ भाइयों के यानी ये डमी जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर एक्सेप्ट भी हो गए हों। तो मेरी दुआ है कि आगे आपको मसले मसाइल ना आए, मतलब इन चीज़ों को। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ख़ास तौर पे जो नए भाई आ रहे हैं, प्लीज़ 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 कभी भी फेक डॉक्यूमेंट के साथ अपनी फ़ाइल को मत लॉक करें, प्लीज़ कभी भी ना करें ये चीज़। आप रियल जेन्युइन चीज़ें अपनी इस्तेमाल करें, जो आपको नज़र आ रहा हो कि ये चीज़ जेन्युइन है। माइट भी आपको
ये फील हो रहा, आपको जो सर्विसेज के आप एवज कुछ मतलब उनको सर्विसेज के पैसे कुछ दे रहे हैं अगर, तो वो मुमकिन आपको बहुत कम लगते हो, यार ये तो बड़ा सस्ते में हो रहा है, लेकिन आप उसको देखें कि वो आपको लॉन्ग टर्म में डैमेज कर सकता है। बात इसको रिपीट करता हूँ कि ये डिपेंड करेगा आपकी इमिग्रेशन का जो ऑफिसर है वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं जब ये सारा प्रोसेस होगा। आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल भी नज़र आ जाएंगी जो आपको ये कहेंगे कि जनाब वो देखो फलाने का हो गया, मुमकिन है ऐसा हो गया हो, लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए सारा काम करें तो अपने लिए वो चीज़ करें जो बेस्ट है। कभी भी आप रिस्क मत लें अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। इनिशियली में भी आपको ये चीज़ निकल जाए, लेकिन आगे जब नेशनैलिटी आपकी जब जमा होती है तो वहाँ पे जाके ये चीज़ें बड़ी डीपली खंगाली जाती हैं, बड़ी डीपली इसको चेक किया जाता है। और बाज़ दफ़ा अगर वो फेक हो, मतलब ऐसी एक डमी कंपनी के ऊपर आपका अगर वो रजिस्ट्रेशन, उसका मतलब जब आप फाइल लॉक करते हैं ऑनलाइन तो इसको अंडरस्टैंड करें बात। फाइल लॉक करके जब पहला पेज जब आप फिल कर रहे होते हैं उसमें आपकी पर्सनल डिटेल, फिर वीज़े की इन्फॉर्मेशन, फिर आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, फिर आपके जो उसका आपकी पर्सनल डिटेल यानी जिसके अंदर आप काम क्या कर रहे हैं, फिर कंपनी की डिटेल आती है। तो इसका मतलब ये कि जब आप कंपनी की डिटेल डाल रहे होते हैं तो ये मकसद ये होता है बताना कि जनाब मैं इस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो कंपनी किसी वजह से भी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप खुद सोचें कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसकी मिसाल अब देखें, मैं अगर फ़ाइल लॉक करता हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात मैं करता हूँ, फ़ाइल में जब लॉक करने के लिए पोजीशन में आता हूँ तो उसके ऊपर टॉप के मतलब लिखा होता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पहला डॉक्यूमेंट में एक मिसाल कर देता हूँ, पासपोर्ट लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी कि पासपोर्ट अपलोड योर पासपोर्ट। तो मैं अगर पासपोर्ट की जगह पे अपना बिजली का बिल पीडीएफ की फ़ाइल बना के अपलोड कर दूंगा तो आपको क्या लगता है कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? वो हो जाएगा, फाइल यानी लॉक हो जाएगी, क्योंकि वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर मेरा बिजली का बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम ये चीज़ नहीं चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने क्या अपलोड किया है। और जब ह्यूमन चेक आएगा फिर जाके मुझे उस पर जो मेरी अप्रूवल है वो फिर आएगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बिल्कुल भी ये मत करें। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इमिग्रेशन ने जब उनको ये कहा तो आप यकीन करते हैं उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने इमिग्रेशन ने ये कहा कि जनाब अब आप दोबारा से पहला कार्ड लें और पूरे 5 साल करें और फिर आएँ। लेकिन वो यानी जैसे कहते हैं पीछे से साउंड पार्टी थे, यानी अमीर थे भाई, उनके सेट थे, एजड थे, तकरीबन अराउंड मेरे ख्याल से 55 ईयर्स के करीब करीब उनकी एज थी। तो उन्होंने प्रेफर ये किया कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो वो फिर इमिग्रेशन को ख़त्म करके यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म करके तो फिर वो पाकिस्तान वापस चले गए। तो जो दूसरी बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप जब कुछ भाई आपको पता है कि वो जाते हैं तो फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ये कह देते हैं कि जनाब हम आपको काम के ऊपर चेक करने आएंगे। तो ये ना एक बड़ा तकलीफ़ दे अमल होता है कि आप वहाँ पे जाएं और फिर वो ऑफिसर आपको, मैं आपको पॉसिबल रीज़न बताऊंगा इसके क्या रीज़न पॉसिबल हो सकते हैं। जो मेजर एक रीज़न ये है कि आपकी एग्जिस्टेंस पुर्तगाल के अंदर शो नहीं हो रही होती, जो सबसे मेजर रीज़न है। क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल करता हूँ ना, आपका कोई यहाँ पे ट्रैवल पास बना होता है एक, यानी ये जो मेट्रो के पास होते हैं, ना आपके कोई निफ नंबर पे कोई इतनी बाइंग हुई होती है कि आपने बाइंग नहीं की हुई थी किसी किस्म की भी। इसके अलावा अक्सरियत आपके जो बैंक अकाउंट्स आप ओपन करवाते हैं आके, या मतलब जब भी आप करवाते हैं तो वो बैंक अकाउंट्स आप अप्रॉक्सीमेट तकरीबन फिंगरों के में भी 1 महीना पहले या 2 महीने पहले आपके बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं। आपके कहीं भी एग्जिस्टेंस शो इस सूरत में भी नहीं हो रही होती कि ना तो आप कभी डॉक्टर के पास गए होते हैं, तो पूरे सिस्टम को वो वेरीफाई करते हैं। आपके जो टैक्सीज हैं वो बेशक गए होंगे, लेकिन आपकी जो एग्जिस्टेंस है पुर्तगाल के अंदर, आपको क्या लगता है कि आप जब इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ सिर्फ इतनी सी देखी जाती है कि भाई ये बंदा आ गया, इसने टैक्स पे कर दिए हैं, दैट्स इट। आपकी जो यहाँ पे मौजूदगी है पुर्तगाल के अंदर वो बहुत ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसी सूरत, मतलब वो आपकी पूरी इसी सूरत में होगी कि जब आपके डॉक्यूमेंटेड लेवल पे आप कहीं ना कहीं मौजूद हैं। मैं मिसाल करता हूँ, आपको कोई खुदा ना हादसा तकलीफ़ हो गई है, आप सेंटर साउथ चलेंगे, सेंटर साउथ में आप अटेंड हुए हैं, वहाँ पे जाके आपका डाटा चढ़ गया कि जनाब ये बंदा फ़लाँ तरीक को यहाँ पे विज़िट करके गया।
आपके बैंक है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, पैसे निकलवाए हैं, आपने एटीएम कार्ड में से जो मल्टी बैंक को है वहाँ से पैसे लिए हैं, पैसे डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के अंदर जाके। इसके अलावा आप कहीं भी शॉपिंग करने गए हैं, शॉपिंग करते हुए जब आपने चीज़ें खरीदी हैं, आपका निफ नंबर, नूमर द आइडेंटिफिकेशन फिस्कल यानी फाइनेंस नंबर आपने दिया है, वो एक इनवाइस आपकी जनरेट हो गई है। इसी तरह जब आप मेट्रो के अंदर यानी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं कोई भी, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका पास बनता है मंथली 30 यूरो 40 यूरो का, उसके अंदर आपका निफ होता है। अगर मैं मिसाल का तो निफ ना भी हो तो वो पास आपके नाम का होता है, तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि ये बंदा पैसे यहाँ पे खर्च कर रहा है यानी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। इसके अलावा आप कोई भी और चीज़ ऐसी एक्टिविटी ये नहीं करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी संडे वाले दिन किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे रेस्टोरेंट है, खाना पीना खा लिया आपने, या किसी भी दिन, तो वहाँ पे जब आपने पेमेंट करनी है तो वो आपको बिल देंगे यानी निफ के साथ। वैसे तो आप वैसे खाएंगे तो कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं काउंट की जाती। जब निफ के साथ अपना बिल लेंगे तो वो एक आपका एक एंट्री रजिस्टर्ड होगी कि फ़लाँ जगह पे आप मौजूद थे, इस जगह से आपने फ़लाँ चीज़ खाई हुई थी। तो जब इमिग्रेशन आपके फिंगर लेती है, एक याद रखिएगा वो पूरी एक लिस्ट आती है, और जो सबसे मेजर चीज़ ये आती है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जब आप वहाँ पे जाते हैं। तो अगर आप, मैं मिसाल करता हूँ, पुर्तगीज़ नहीं बोलते, बिल्कुल आप वकील लेके जा सकते हैं, आपका राइट है कि आप वकील लेके जाएं, लेकिन जब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जब आप पुर्तगीज़ के चंद वर्ड भी नहीं बोल सकते, तो ये सीधा सीधा एक आप अपने खिलाफ एक चार्जशीट दे रहे होते हैं कि जनाब मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा। डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं। ज़ुबान थोड़ी सी सीखें, यहाँ पे ज़ुबान को ज़रूर अपने जहन में रखें कि मैंने ज़ुबान सीखनी है, फोकस करें। जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं, वो रेस्टोरेंट वगैरह कहीं भी जाएँ, चीज़ें लें, निफ नंबर मरवाएँ, अपना बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन अपनी करें, डॉक्टर को अपना आप चेक करवाएं, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला है जाएँ वहाँ पर, मेट्रो के पास वगैरह अपनी ब्रांड टिकटें लें। यानी आपका एक ओवरऑल जो आपकी एग्जिस्टेंस है पुर्तगाल के अंदर शो हो रही हो। तो जब आप इवन इमिग्रेशन के पास जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा होगा, जिससे ऑफिसर फ़ौरन ये चीज़ को जज कर लेते हैं कि ये बंदा यहाँ पे मौजूद है और ये कहीं बाहर से नहीं आया। कुदरत का कानून है, कुदरत का कानून एफर्ट के ऊपर है, एफर्ट्स और फिर आपको उसका रिजल्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोबारा किसी लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।